उम्मीदें इसमें तो कोई किसी प्रकार का संशय नहीं है कि इस बार फिर से बिहार में नीतीश जी जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का पूरा पूरा उसमें रोल रहेगा। तो बिहार की जनता भी यही चाहती है। देखिए, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि जो विपक्षी दल के रूप में बैठे हुए हैं, चाहे वो आरजेडी है और चाहे वो कांग्रेस है या और जो छोटे छोटे से दल हैं, उसमें तो उन लोगों ने पहले भी विश्वास नहीं दिखाया था। आप चाहे पहले की असेंबली के इलेक्शंस देख लीजिए और चाहे आप जो लोकसभा के चुनाव हुए तो उसमें आप देख लीजिए, वोट परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बहुत ही अच्छा रहा है। तो सीधी सी बात है, जो इतिहास कह रहा है, इतिहास गवाह बना हुआ है कि इस बार फिर से इतिहास दोहराया जाएगा और एनडीए की सरकार बनेगी वहां पे। हालांकि आपका ये कहना है कि और जो दूसरी पार्टियां हैं उन्हें ठुकरा दिया गया था, लेकिन बड़ी बात यह है कि आरजेडी और जेडीयू ने जब साथ में मिलकर के चुनाव लड़ा था, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी, 80 सीटें मिली थी, जेडीयू के 71 सीटें मिली थी। इन दोनों का वोट शेयर अच्छा खासा रहा था। एक का वोट शेयर 19% के आसपास था, दूसरे का वोट शेयर लगभग 17.5% के आसपास था। लेकिन मेरा अनिला जी आपसे एक सवाल है, बिहार में एनडीए का चेहरा ठीक है, मुख्यमंत्री पद के लिए कौन है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जब वोट मांगने के लिए जाएंगे तो चेहरा कौन सा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का? देखिए, ऐसा है कि पहले तो ये कि 2015 में जो अभी आपने आंकड़े वोट परसेंटेज के गिनाए, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी, आपको पता ही है कि तकरीबन 24.5% वोट भारतीय जनता पार्टी ने पाए थे। और 2019 के लोकसभा के चुनाव के विषय में बात करते हैं तो 24% फिर भारतीय जनता पार्टी ने पाए थे। तो मैं ये जानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मेजर शेयर रहा है वोट परसेंटेज में बिहार को लेकर। देखिए, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे सर्वोच्च नेता है, उसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। ये बिहार है, नीतीश जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो बिहार में उनका चेहरा इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो हमारे लिए तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो तो हर जगह हैं। वो उत्तर प्रदेश में भी उनका चेहरा है, बिहार में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, हर जगह है। तो अगर आप कहें कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा या फिर नीतीश जी का चेहरा, ये ठीक नहीं रहेगा। ये कंपैरिजन मैंने अनिला जी जानते हैं, मैंने चेहरे की बात इसलिए की कि नो डाउट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा एनडीए के सभी घटक दलों के लिए हमेशा सर्व स्वीकृत रहता है। लेकिन क्या है ना, नीतीश कुमार से रामविलास और चिराग पासवान खासतौर से नाराज नजर आते हैं। नीतीश कुमार से एक जमाने में आरएसपी भी नाराज नजर आती थी। हालांकि आज की तारीख में फिर से ये कहा जा रहा है कि एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा वापस से चले आएंगे। लेकिन एलजेपी की नाराजगी को कैसे आप लोग दूर करेंगे? और अगर नहीं दूर कर पाए तो दलित और महादलित का वोट कैसे मिलेगा आपको? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो एनडीए के हमारे को पार्टनर्स हैं, अगर किसी प्रकार की उनको परेशानी है, दिक्कत है, नाराजगी, वो आपस में मिल बैठकर खत्म कर ली जाएगी। एलजेपी भी अच्छी तरीके से जानती है कि एनडीए में रहकर उनका हमेशा फायदा ही हुआ है। नाराजगी हो जाती है, परिवार में हो जाती है, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि रिश्ते टूट जाते हैं, नाराजगियां दूर हो जाती हैं अगर किसी प्रकार का उनको संशय है। तो क्या है कि एलजेपी की नाराजगी आप लोगों से नहीं है, आप तो ठीक है, आप तो फिर भी मना लेंगे, लेकिन उनकी नाराजगी है नीतीश कुमार से, उनकी नाराजगी है जेडीयू से। जेडीयू के बड़े बड़े नेता कहते नजर आते हैं, अगर इतना ही लगता है ना तो जाकर के एलजेपी अकेले चुनाव लड़ ले। और उसके बाद फिर एक घुड़की भी दी थी चिराग पासवान ने, 143 सीटों पर अपने चुनावी उम्मीदवार घोषित करने वाले थे। लेकिन सुना है कि आप लोगों ने एक फॉर्मूला दिया है 25+2 का, ये कह दिया है कि 25 विधानसभा के ले लो, 2 विधान परिषद के ले लीजिए और एकदम शांत बैठ जाइए। ऐसा है क्या? देखिए, ऐसा है कि एनडीए में कौन सा फॉर्मूला होगा, किसके हिस्से में कितनी सीट आएंगी, क्या होगा, मुझे नहीं लगता है कि अभी मुझे उसके बारे में कोई चर्चा करने की आवश्यकता है। समय अनुसार ये सब के सामने आ जाएगा कि किस दल जो है किस सीट पे कितने नंबर पे वो लड़ रहे हैं। अच्छा मैम, एक बात बताइए। हाँ मैम एक बात ये बताइएगा मुझे, विपक्ष सबसे ज्यादा 2 चीजों को उठा रहा है, तेजस्वी 2 ही चीजें उठा रहे हैं, और उनका ये कहना है कि भाई जितने भी लोग जो कोरोना काल में वापस गए, जितने भी लोगों ने पलायन किया, बिहार के जितने भी लोगों की मौत हुई, जितने भी लोग कई 100 किलोमीटर कई 1000 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर किए, उनकी तादाद है 66 लाख। उनकी रोजी रोटी चली गई, बड़े बड़े शहर से उठ करके वापस से बिहार चले गए हैं, बड़े नाराज हैं, बड़े दुखी हैं, उनकी जो पसलियां हैं बाहर आ रही हैं, और नीतीश कुमार ने उन्हें पूछा नहीं। ये कैसा सुशासन है? एक तो ये उठाया जा रहा है, और दूसरा
फार्मर्स बिल यानी कृषि बिल को भी यह बताया जा रहा है कि काला कानून है। इसका जवाब कैसे देंगे, क्योंकि लोकतंत्र की प्रयोगशाला में जब तक ठीक तरीके से समझाया नहीं जाता है तो बूमरैंग करने के चांसेस भी रहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए, खासतौर से मैं महाराष्ट्र की बात करूंगी, किस प्रकार से वहां पे महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस भी वहां पे हिस्सेदारी है वहां की सरकार में, किस प्रकार से वहां पे उनके साथ व्यवहार किया गया और उनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए वे अपने अपने प्रदेशों में पहुंचे। बिहार और उत्तर प्रदेश का खासतौर से मैं यहाँ चर्चा करूंगी। वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने पूरा ख्याल रखा प्रवासी मजदूरों का। और देखिए, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं कि अगर हम पिछले 15 साल के आंकड़े उठाकर हम देख लेते हैं तो इकोनॉमी का साइज जो है 2005 में क्या था, तकरीबन 77 मैम क्या है ना, मैं स्टूडियो में बैठ करके अगर इकोनॉमी का साइज सुनूंगा या कहूंगा तो शायद इस पे मुझे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को बिठाना पड़ेगा। लेकिन सवाल बहुत बार जब रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी कहा जाता है ना मैम, तो वहां पर इकोनॉमी, जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ऐसे आंकड़े बस साइंटिफिक हो जाते हैं। और ऐसे आंकड़ों की जब थाली सजती है ना, खाने की थाली, तो वहां पर उनकी वैल्यू नहीं रह जाती। मैं दोबारा आपके पास लौट करके मैम अच्छा अपनी बात पूरी करें, मुझे राकेश कुमार सिंह के पास भी जाना है। अभी आपने फार्म्स बिल पे कहा, देखिए ऐसा है कि जो किसान ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो, और जो विरोधी दल हैं वो, अगर उनको किसी प्रकार से समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे देश के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि मैं एक जो डाउट है या क्लैरिटी नहीं है उसको ओके ठीक है। मैम आपसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज, आपका वक्त बहुत बेशकीमती है, मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पर आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया है, प्लीज 15 मिनट मुझे और दे दें, 10 मिनट अपने बेशकीमती मुझे और दे दें, क्योंकि मुझे ग्राउंड जीरो पर भी जाना है। राकेश कुमार सिंह के पास में चलते हैं। राकेश, चूंकि जमीन पर आप रहते हैं और आपने पूरे बिहार को देखा है, समझा है, जाना है, मुझे सबसे पहले ये बताएं, जातिवादी समीकरण में, क्योंकि जातिवाद की सबसे बड़ी प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश के बाद अगर कोई है तो वो बिहार है, इस समीकरण के लिहाज से कौन कहां पर ठहरता है? देखिए, बिहार में जहां तक जातीय समीकरण की बात है राशिद, तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां पर दो दल मिलते हैं, चाहे आप अब तक के जो पिछले 25 सालों के चुनावी इतिहास की बात करें, तो जब दो दल मिलते हैं, चाहे अगर जेडीयू आरजेडी के साथ या जेडीयू बीजेपी के साथ, तो चुनाव परिणाम उसके पक्ष में आते हैं। और इसीलिए आप लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से एनडीए में भी जो चिराग लगातार जो धमकी दे रहे हैं, तो उसका असर साफ तौर पे देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी से बातचीत की थी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनके जो गठबंधन है वो बीजेपी के साथ है और एलजेपी से उन्हें कुछ नहीं लेना देना। लेकिन ये सब कोई जानता है कि बीजेपी जो है चिराग को छोड़ना नहीं चाहती। ठीक कह रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को छोड़ना नहीं चाहती, वरना दलित और महादलित वोट भी हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता शैलेंद्र पटना से मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपके साथ हालांकि कुछ बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें ये समझाइए, बिहार चुनाव का ऐलान हो चुका है, 3 अलग अलग फेजेज में चुनाव होगा, और इस चुनाव के बाद किस तरह से कमर कस ली है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने, जहां तक अभी तक ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट का सवाल है? बिल्कुल, देखिए, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सभी को इंतजार था आज के इस खास दिन का, जब चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करता, और उसके पहले तैयारियां लगातार जारी थी। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अपने अपने तरीके से तैयारियां लोग कर रहे थे, और सबको ये पता था कि इस बार का जो चुनाव होगा बिल्कुल बदले स्वरूप में होगा, और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बदल गया है, प्रचार का माध्यम बदल गया है, सारा कुछ बदल गया है इस बार जो चुनाव आयोग ने जो अभी बातें कही हैं। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी मौजूद हैं। अशोक जी, कितना कहा जा सकता है कि मुश्किल होगा आप लोगों के लिए इस परिस्थिति में चुनाव कराना? क्या आप लोगों ने वैसी तैयारी करके रखी है पहले से, क्योंकि चुनाव आयोग ने कई नए नियम में है जिसमें बदलाव कर दिए हैं?
ये पूरे नियमों की तो अभी जानकारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन से जो कागजात मिलेंगे उसके बाद उसका अध्ययन करने के बाद ही डिटेल बोल पाएंगे। लेकिन जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे लगता है कि जो वर्चुअल रैली से ही प्रचार हम लोग कर पाएंगे, जो डिजिटल वर्चुअल रैली है। और जो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि कहीं ना कहीं विधानसभाओं में जाकर के स्मॉल गैदरिंग में भी मीटिंग्स करने का परमिशन इलेक्शन कमीशन अलाउ करेगा, 100, 200, 500 का कुछ ये एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे थे। बट आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो लबोलबाब समझ में आया, उससे तो यही लगा कि अब जितने भी प्रचार होंगे वो डिजिटल होंगे और थोड़ा न्यू नॉर्मल जो है कोरोना काल में उसको इलेक्शन कमीशन ने बड़ा सख्ती से उसका अनुपालन किया है। तो जो डिटेल्स आएंगे हम लोगों के पास पेपर्स से जो हम लोग को जानकारी है, और हम लोग इलेक्शन कमीशन के नॉर्म्स को पूरी तरह से फॉलो करेंगे। और अभी तो हम लोगों ने प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का निश्चय संवाद कराया था और बड़ा सक्सेसफुल कराया था। तो हम डिजिटली भी हम लोग कॉम्पिटेंट हैं और हम लोग नीति जी की बात को, अपने नेता की बात को जनता तक पहुंचाने में संभव हो पाएंगे। लेकिन जो स्वरूप बदल गया है, डिजिटल प्रचार होगा, वर्चुअल सम्मेलन आप सिर्फ कर सकते हैं, 5 से अधिक लोग आप किसी के घर में जाकर के चुनाव प्रचार डोर टू डोर नहीं कर सकते हैं, रोड शो नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जदयू कहाँ खड़ी है? इन सब चीजों के लिए जदयू कितनी तैयार है? अब ये है कि देखिए, अब जो जिन जैसी परिस्थिति, अब कोई तो एक्सपेक्ट किया नहीं था कि कोरोना की परिस्थिति आएगी, ऐसा स्थिति होगा और उसमें चुनाव हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो हम लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों का जीवन और लोगों का जो हमारे मतदाता हैं वो सुरक्षित रहें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी में जीवन को भी चलाना है, न्यू नॉर्मल है ये। तो उस तरह से व्यवस्था जो है, उस व्यवस्था को, इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था को हम लोग जो निर्देश होगा उसका अनुपालन करेंगे। और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी प्रचार प्रसार करने के लिए। सोशल मीडिया हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, क्या लगता है कि बाकी दलों के, अच्छा जो विरोधी दल हैं आपके, आरजेडी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, तो उनसे आप अधिक हैं इस प्लेटफॉर्म पर या फिर वो ज़्यादा हैं? क्योंकि तेजस्वी और आरजेडी का दावा है कि सोशल मीडिया पर जदयू काफ़ी पीछे है और हम लोग काफ़ी आगे हैं, इसका फायदा हम लोग को मिलेगा। हालांकि कहा जाता है कि बीजेपी इन सब चीज़ में सबसे आगे होती है, तो उसका भी आपको फायदा होगा इस चुनाव में। देखिए, हम लोग अभी जो हम लोगों ने रैली की थी माननीय मुख्यमंत्री जी का, उस रैली में लगभग हम लोगों के अपने अगर मिनिमम एक्सपेक्टेशन भी है तो 35 से 40 लाख लोग जुड़े थे। तो इतनी बड़ी रैली तो हम गांधी मैदान में भी नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं है, बातों को रखने को और जनता के बीच अपनी बात को रख देने में हम लोग समझते हैं, हम लोग कॉम्पिटेंट हैं। और हम लोगों ने इसका आभास हम लोगों को पहले से था और हम लोगों ने उस तरह से इसको हम लोगों ने प्रयास किया है कि अब जनता के बीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नेता की बातों को पहुंचा सके, उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोग उसमें सफल भी होंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ अशोक चौधरी जी थे। इनका कहना है कि जो चुनाव आयोग के जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार हम लोगों ने तैयारी करके रखी भी थी और उसी के अनुसार हम लोग आगे की तैयारी भी करेंगे और कहीं कोई दिक्कत ना हो इसका ख्याल वो रखेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि इस बार परिस्थिति पूरी बदल गई है और बदली हुई परिस्थिति, जो भी तिथियां घोषित हुई हैं 3 फेज में चुनाव कराने के लिए, तो तीनों फेज में जो चुनाव होंगे उसके लिए हम सब लोगों ने तैयारी चुनाव की पूरी की हुई है। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने पूरी तैयारी के साथ मैदान में जाने के लिए बूथ तक अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर लिया। आपका चेहरा तय है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक चेहरा तय नहीं हुआ है, खटपट चल रही है, लोग वहाँ छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, महागठबंधन तो डूबता हुआ नैया है और वो दिख रहा है, लोग जैसे जैसे उसको छोड़ रहे हैं। चिराग पासवान भी नाराज है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये सारे विषय हमारे केंद्रीय नेतृत्व के पास है। चलिए, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो जेडीयू के नेता हैं, उनका ये कहना है कि महागठबंधन तो कहीं पर भी लड़ाई में ठहरता नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव का ये कहना है कि अब की बार नया बिहार, अब की बार तेजस्वी सरकार, इस तरीके की बातें भी जेडीयू की तरफ से अब कही जा रही हैं। अलग अलग समीकरण हैं, जातिगत समीकरणों की बात करेंगे। पटना से शैलेंद्र हैं, दिल्ली से राकेश कुमार सिंह है और मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता अनिला सिंह जी जुड़ी हुई हैं। अनिला जी, अभी आपने देखा कि पटना ग्राउंड जीरो पर शैलेंद्र ये बात कर रहे थे कि इस बार न्यू नॉर्मल, अशोक जी से बात हो रही थी जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनका ये कहना था कि इस बार के चुनाव भी न्यू नॉर्मल होने जा रहे हैं और कोरोना काल में ये भारत का पहला चुनाव है और पहला बड़ा चुनाव है, हिंदी बेल्ट का एक ऐसा चुनाव। ऐसे में कहा यह जाता है कि डिजिटली भारतीय जनता पार्टी जितनी एक्टिव है, उनके मुकाबले आज की तारीख में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतनी
इतनी अग्रेसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं है। क्या ये माना जाए डिजिटली भारतीय जनता पार्टी इस बार बिहार में बड़े भाई के तौर पर चलेगी या छोटे भाई के तौर पर? परिवार की तरह। सबसे पहली बात तो ये है राशिद जी, परिवार है और टीम वर्क है, और टीम वर्क के साथ ही कोई चीज जो है उस पर फतेह पाई जा सकती है। और जहां पे टीम वर्क ठीक नहीं होता है वहां पे हार का सामना होता है। जब 2015 में जब चुनाव हो रहे थे तब भी मैं ये कहती थी कि भैया ये 3 पहिए की जो कुर्सी है ये बैलेंस नहीं हो पाएगी और ये गिरेगी। वो हुआ भी, और नीतीश जी को ये समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छा उनका कोई पार्टनर नहीं हो सकता है बिहार की राजनीति में। दूसरी बात ये कि हाँ, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बेहद एक्टिव रहती है। और हमें याद करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे उससे पहले से ही उन्होंने हमेशा ये एनकरेज किया लोगों को कि भाई आप सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी बात जो है लाखों करोड़ों लोगों के पास तक पहुंचा सकते हैं। उस वक्त तो नहीं पता था ना कि कोरोना आने वाला है। वो तो मतलब मोदी जी को क्या हो सकता है चाइना में किसी को पता हो, पर बाकी तो कहीं कुछ नहीं मालूम था। पता नहीं तब तक ये वायरस था भी या नहीं था एग्जिस्टेंस में। पर आज की तारीख में ये हम पैंडेमिक से जूझ रहे हैं। जी मैम, कुछ कनेक्टिविटी इशू आ रहा है। हालांकि कहते हैं कि डिजिटली आज की तारीख में जितनी पॉलिटिकल ब्रांडिंग या फिर पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की बात है, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसी से भी नहीं है। शैलेंद्र के पास एक बार चलते हैं। शैलेंद्र, आज से 5 साल पहले साल 2015 में डिजिटली ब्रांडिंग के मामले में इवेंट के तौर पर, एक पर्सनालिटी के तौर पर अगर नीतीश कुमार की ब्रांडिंग करने वाली कोई शख्सियत थी तो वो थे प्रशांत किशोर। आपसे समझना ये चाहूंगा कि अब विरोध और विद्रोह के बाद, बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद, नाराजगी और गुस्से के बाद कहां है प्रशांत किशोर? और प्रशांत किशोर ने जैसा डिजिटल कैंपेन चलाया था, फिर से एक बार हो, नीतीश कुमार हो, इस तरह का डिजिटल कैंपेन क्या जेडीयू के लिए फिर से देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल, देखिए पहले प्रशांत किशोर की हम बात करें तो प्रशांत किशोर पिछले कई दिनों से बिहार से गायब हैं। बिहार में ना तो बिहार को लेकर के, हालांकि वो पहले ट्वीट करते थे, अब तो उनका कोई ट्वीट भी नहीं आ रहा है बिहार के संदर्भ में, और ना बिहार की जो राजनीति है उस राजनीति को लेकर के कोई गतिविधि भी, किसी गतिविधि में वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से वो बिहार की राजनीति को दिल्ली से बैठ करके या बंगाल से बैठ करके वो जरूर देख रहे हैं। दूसरी बात, उनके जो प्रचार का जो माध्यम था, पिछली दफा जब वो प्रचार कर रहे थे तो वाकई आपने सही कहा कि बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया गया। प्रचार के जो तरीके हैं, बिहार ने शायद पहली बार उस तरीके से देखा था कि कैसे प्रचार होता है, डिजिटली कैसे प्रचार किया जाता है, किस तरीके से बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाते हैं, ये पहली दफा बिहार की जनता ने देखा था। लेकिन इस बार चूंकि परिस्थितियां बदली हैं, प्रशांत किशोर अब जदयू के साथ नहीं है, तो नीतीश कुमार ने दूसरे लोगों को इसके लिए जिम्मेवारी दी है और कहीं ना कहीं उसके लिए वो तैयारी भी कर रहे हैं। जदयू ऑफिस जो है पटना में, उसका पूरा स्वरूप बदल गया है, बड़े बड़े कैमरे लगा दिए गए हैं, मुख्यमंत्री लोगों को संबोधित करें इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है और पिछले कई महीनों से ये तैयारी जारी है। खासतौर पर प्रशांत किशोर के जाने के बाद नीतीश कुमार को एक ऐसा बढ़ा दिया है, नामांकन में सिर्फ 2 लोगों को इजाजत है, तो प्रचार में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखने को कहा है, नामांकन ऑनलाइन भी कर सकते हैं ये भी कहा है। वो मजा जो चुनाव में होता था वैसा तो नहीं आएगा, लेकिन बिहार के लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, एनडीए को जिताएंगे, लोकसभा चुनाव की तरह उसी स्ट्राइकिंग रेट से हम चुनाव जीतेंगे। ये है 2020, हम एनडीए के साथ ही जीतेंगे 220 कम से कम। इस चुनाव में एक तरफा चुनाव है, महागठबंधन में पूरी तरह फूट पड़ गई है और बिहार के लोगों ने मन बनाया है कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल खोलकर बिहार के लोगों की मदद की, जिस तरह कोरोना काल में मदद की, जिस तरह से उन्होंने कोविड के दौर में बड़े बड़े हॉस्पिटल के लिए पैसे देने का काम किया, जिस तरह बिहार को जो पुराना पैकेज था 1,25,000 करोड़ वो पूरा दे दिया, और उसके अलावा भी बड़े बड़े पुल पुलिया में जो पैसा दिया है, जिस तरह बिहार सरकार को मदद की है, बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को भी और प्रधानमंत्री जी को भी
इस बात का इनाम देगी और हम अपार बहुमत से बिहार में चुनाव जीतेंगे। लेकिन आपकी गारंटी ही नहीं है, एलजेपी अलग 143 सीट पे लड़ने की बात कर रहा है। ऐलान कर दिया गया है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद आरजेडी से नेता मनोज झा हमारे साथ में है। सर, आज चुनाव का ऐलान हो गया है, आरजेडी कितनी तैयार है? सबसे पहले आप बिहार की बात। आरजेडी को अगर आप समझते हैं तो बिहार के सबसे बड़े आधार समूह की, आधार वर्ग की पार्टी है। तो हम तो चुनाव की तिथि की घोषणा से हमारी तैयारी नहीं तय होगी, पहले से थी। माननीय चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत, 3 चरणों में चुनाव करवा रहे हैं, सारी चीजें उन्होंने साफ रखी। बस एक आग्रह होगा चुनाव आयोग से कि जहां उन्होंने पर बूथ 1000 किया, अगर मैं दैहिक दूरी कोरोना संक्रमण के दौर में देखूं तो इसे मैं समझता हूं 750 किया जाए पर बूथ। शायद आपको बूथ और बढ़ाने पड़े उसके लिए। दूसरी चीज मेरा मानना है कि वक्त जो आपने 1 घंटे का बढ़ाया है उसको आपको 2 घंटे, यानी कि 7 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक। और एक आखिरी आग्रह होगा जो हमने लिख के भी दिया था माननीय चुनाव आयोग को कि कोरोना संक्रमण का जो भय लोगों के बीच में है, अगर इस चुनाव के फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी महोत्सव को अगर चाहते हैं कि ये सबको भागीदारी, बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करे, तो वोटर इंश्योरेंस के मैं समझता हूं विकल्प पर फौरी तौर पे विचार होना चाहिए। पिछली बार के चुनाव के मुताबिक इस बार जो चुनाव बिहार के अंदर होने वाले हैं, क्या आपको लगता है बड़े ही अलग चुनाव होने वाले हैं? क्योंकि कोरोना काल के बीच में पहली बार तो ये चुनाव होने वाले हैं। अगर राजनीतिक समीकरण की बात भी की जाए तो वो भी अब काफी बदल जाए। इसमें राजनीतिक समीकरण ना देखिए ना, पूरे देश ने देखा कि कैसे हमारे मजदूर भाई, उनकी पीड़ा सड़कों पर परिलक्षित हुई, कैसे वहां के मुख्यमंत्री ने तमाम अवरोध पैदा किए कि मजदूर जो बेसहारा थे, जिनके लिए कोई सोच नहीं थी ना केंद्र में ना राज्य में, वो पहुंचे हैं वहां। उनकी पीड़ा, बदलाव की एक बयार बह रही है बिहार में, और वो बदलाव आपको 10 तारीख को दिखेगा। एक अन्य मार्ग में बदलाव होगा। एक आखिरी सवाल, लालू जी की मौजूदगी नहीं है इस बार, फिजिकली प्रेजेंट वो नहीं रहेंगे, लेकिन मार्गदर्शन जरूर रहेगा आरजेडी के ऊपर। क्या साफ तौर पर नीतीश कुमार, जिस तरीके से उन्होंने ऐलान कर दिया है कि एक तरफ नीतीश कुमार रहेंगे, तेजस्वी यादव, क्लियर फाइट है, लेकिन बाकी जो भी दल हैं आपके साथ आना पसंद करेंगे? अगर फेसेस की बात आप सब कुछ आराम से देखते रहिए। राष्ट्रीय जनता दल वहां की नाभि में है, बिहार की राजनीति के न्यूक्लियस में है। लालू जी की मनोवैज्ञानिक उपस्थिति बहुत बड़ी चीज है, वो ऊर्जा का संचार करेगी, इंतजार करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। मनोज झा साफ तौर पर कह रहे थे कि आने वाले समय में पता लग जाएगा कि कौन सी पार्टी 10 नवंबर को ये साबित करती है कि बिहार में अगली सरकार किसकी बननी है। कैमरा पर्सन पवन के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो बिहार में 3 चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव। 28 अक्टूबर से विधानसभा के चुनाव शुरू हो रहे हैं, 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। हर एक पार्टी का, हर एक गठबंधन का अपना अपना दावा है। महागठबंधन का कहना यह है कि हम सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आगे चलेंगे, कृषि बिल काला कानून है और इसी को हम लेकर के लोकतंत्र की प्रयोगशाला में उतरेंगे। वहीं दूसरी तरफ एनडीए का कहना यह है, नीतीश ने 15 साल में काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केंद्र सरकार की तरफ से किया हुआ काम ये हम बताएंगे। 3 चरणों में चुनाव, पहला चरण 16 जिले 28 अक्टूबर, सेकेंड फेज 3 नवंबर, थर्ड फेज 7 नवंबर को होंगे चुनाव। जेडीयू के बहुत बड़े नेता हैं केसी त्यागी, उनसे बात की है राकेश कुमार सिंह ने, देखिए। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के तिथियों का ऐलान कर दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी साहब हैं। त्यागी साहब, क्या प्रतिक्रिया? नहीं, हम तो बेसब्री के साथ इस चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। जो नूतन और नवीन बिहार बनाने का संकल्प हम लोगों ने अब से 15 साल पहले लिया था, वो जनता के सामने है। और लालू जी और राबड़ी जी के राज में जिस तरह का जंगल राज कायम था, उस दोनों के बीच में जनता को चुनना है। चुनने के लिए यूं भी कुछ नहीं है, वहाँ इलेक्शन तो है नहीं, वहाँ तो नीतीश कुमार जी का सिलेक्शन होना है। उनकी पार्टी में एकता नहीं है, परिवार में एकता नहीं है। ऐन चुनाव के मौके पर गठबंधन के साथी छोड़ करके जा रहे हैं। क्या जिस तरह से एनडीए गठबंधन की जो स्थिति है, लगातार चिराग जिस तरह से हमला कर रहे हैं, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? नहीं, हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ 2000 हमने कभी एलजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। 2000, 2005, 10, 15 हम और बीजेपी चुनाव लड़ते रहे, हमने कभी एलजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ा। इसलिए उनकी सकारात्मक नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का हम कोई संज्ञान नहीं लेते। अच्छा त्यागी साहब, जिस तरह से तिथियों का ऐलान किया गया है, कितनी बड़ी चुनौती होगी नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से? नहीं, हमने पहले भी आपसे कहा, पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर
जो एक ही साल पहले हुआ है, 222 सीटों पर हमारी बढ़त है 243 के हाउस में। अब हमें इसको भी मेंटेन करना है और 2010 जो है वो हमारे लिए आदर्श स्थिति थी, उसको पार करना है। हमें तो अपना संख्या बल बढ़ाना। कहते हैं कि 5 साल में गंगा से लेकर के यमुना तक पानी बहुत ज्यादा बह जाता है। 2015 एक ऐसा साल था, आरजेडी और जेडीयू कई साल के बाद, या यूं कहें कि दशकों के बाद एक साथ आए थे, चुनाव जीता भी था, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी थी, लेकिन 18 महीने के बाद ही नीतीश ने वापस से भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए का दामन थाम लिया था। एनडीए फिर से चुनावी मैदान में है। नीतीश ये कह रहे हैं कि हम तो काम कर रहे हैं, हमारा काम बोलेगा, हमने काम करके दिखाया है, लेकिन तेजस्वी यादव का ये कहना है कि नहीं, जिस तरह से चंद दिनों में बना पुल ढह गया, और उससे भी बड़ी बात एनडीए में एलजेपी के नाम की जो फूट है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। एक ब्रेक